कहानी की शुरुआत में ही हम एक बस देख पाते हैं जहां बैठे हुए सभी लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। इसी बस में जेनिफर भी है और उसके साथ कई अन्य लोग भी हैं। जब ये बस अपने सफर पर थी, ठीक तभी जेनिफर की आंख लग जाती है। उस समय वो फिर से वही भयानक सपना देखती है जो वो बचपन से ही देखती आ रही है, जहां उसके पिता उसे और उसके भाई दोनों को नशे की हालत में बहुत बेरहमी से पीट रहे थे। इन सभी कारणों से वो मतिभ्रम हेलुसिनेशन की दवा खाती है। अचानक जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पिता ठीक उसी बस के सामने खड़े हैं। जेनिफर चिल्लाकर बोल उठती है कि अरे बस रोको, वहां मेरे डैड हैं। ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगाता है। जब वो उतरकर बाहर जाती है तो वहां कोई नहीं था। तभी उसे वहां एक विंडमिल पवन चक्की दिखाई देती है जो आगे चलकर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। तो अब जब वो बस में वापस आती है और ड्राइव फिर से शुरू होती है, लेकिन बस स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार वो बंद हो जा रही थी। ड्राइवर बाहर आकर चेक करता है। बाहर से उसे कोई समस्या नजर नहीं आई। हो सकता है अंदर से कोई समस्या हो। ऐसा करते करते अंधेरा हो जाता है, लेकिन अभी तक बस ठीक नहीं हुई। तब एक बिजनेसमैन जो अपने बेटे के साथ इस ट्रिप पर आया है, वो नीचे उतरता है और पूछता है क्या हुआ, कितनी देर बाद ये ठीक होगा। ड्राइवर कहता है ये कहना मुश्किल है, हमें शायद कुछ समय यहीं इंतजार करना होगा जब तक कि कोई दूसरी गाड़ी नहीं आ जाती। लेकिन उस आदमी को जल्दी शहर जाना था क्योंकि उसकी मीटिंग है, इसलिए वो कहता है कि हमें जाकर मदद लेकर आनी चाहिए। इस तरह इंतजार करने से कोई फायदा नहीं होगा। ड्राइवर का कहना था कि यहाँ से मदद लगभग 2 घंटे की दूरी पर है, यानी 2 घंटे जाने के लिए और 2 घंटे आने के लिए, वो भी पैदल। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। बिजनेसमैन चुपचाप बस में जाकर बैठ जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद जेनिफर तय करती है कि वो खुद जाकर मदद लेकर आएगी, क्योंकि ये बस भी उसी के कारण बंद हुई है। वो बाकी लोगों को बताती है कि पास ही एक विंडमिल है, हो सकता है वहां किसी को आते जाते देखा जा सके। एक आर्मी सोल्जर भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों जंगल के रास्ते विंडमिल की तरफ जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद एक डॉक्टर ड्राइवर के पास मैप दिखाकर पूछता है क्या तुम बता सकते हो हम कहाँ हैं। वो एक जगह पर उंगली रखता है, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वहां कोई विंडमिल है ही नहीं। तो फिर वो लड़की किस चीज के बारे में बात कर रही थी। वे दोनों अब उसी जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। रात काफी हो चुकी है, इसलिए कोई भी चीज साफ दिखना मुश्किल था। जेनिफर उस सोल्जर से पूछती है इस टूर पर आने का तुम्हारा कारण क्या है। उसका जवाब आता है कि वो एक सोल्जर है और एक सोल्जर की लाइफ में हर कुछ दिनों के बाद थोड़ा रिलैक्स टाइम चाहिए होता है जो उसे वॉर जोन से दूर ले जाए। दोनों के बीच बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन तभी हम वहां एक अजीब चीज देखते हैं। यह एक श्रृंखला या चेन थी जिसके एक सिरे पर एक बड़ा हुक लगा हुआ था। शायद इससे पेड़ काटे जाते थे। अचानक उस समय इन दोनों के पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है, जैसे लगता है कोई आ रहा है। जेनिफर को लगा हो सकता है बाकी लोग भी उनकी मदद के लिए आ रहे हैं, इसलिए वे दोनों लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। एक जगह पर सोल्जर को एक लाल रंग का कपड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि यहाँ आने से पहले वो एक प्रोस्टिट्यूट या यौन कर्मी के पास गया था, लेकिन उसने उसे जान से मार डाला था और ये कपड़ा उसी का था। लेकिन वो हैरान है कि ये यहाँ कैसे आ गया। वो जेनिफर से उस कपड़े को छुपाता है, लेकिन ठीक तभी एक अजीब चीज आती है और उसके दोनों पैर काट देती है। सोल्जर वहीं गिर जाता है और दर्द से कराहने लगता है। दूर खड़ी जेनिफर ये नज़ारा देखकर सहम जाती है। अगले ही पल हम वहाँ एक इंसान को देखते हैं जो एकदम लंबा चौड़ा है और उसके हाथ में एक धारदार हथियार है। तो वो आदमी उस सोल्जर के मुंह पर पैर रखता है और पूरी तरह से उसका कीमा बना देता है। इस बीच जेनिफर को तेजी से दौड़कर आते देख लोग तुरंत बस का गेट खोलते हैं। वो जब अंदर आती है तो सबको बताती है कि वहाँ कोई है जिसने उसे मार डाला है और अब वो यहीं आ रहा है। वहाँ बैठा डॉक्टर सबको बताता है कि ये लड़की हेलुसिनेशन की दवा लेती है। दरअसल उसने उसकी दवाइयाँ देख ली थी और तभी से वो बहुत अजीब लग रही थी। सब ये जानने के बाद उसे शांत होने के लिए कहते हैं और वहीं बिठा देते हैं। अब वो बिजनेसमैन तो उसे ही दोष देता है, क्योंकि बस एकदम स्मूथ चल रही थी, लेकिन उस अचानक ब्रेक लगने के कारण वो बंद हो गई है, जो सिर्फ और सिर्फ उसी के कारण हुआ है। इस बीच जेनिफर फिर कहती है देखो वो हमें ही देख रहा है। लेकिन बाकी लोग जब वहां देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। अचानक विंडो पर एक कौवा आकर टकराता है और पूरी विंडो खून से भर जाती है। सब डर कर एक तरफ हो जाते हैं। इससे होता ये है कि बस एक तरफ झुक जाती है और पास ही स्थित झील की तरफ जाने लगती है। ये देखकर ये लोग फौरन एक एक करके वहां से नीचे उतरना शुरू करते हैं, लेकिन उस बिजनेसमैन का बेटा कॉर्ड अंदर ही रह जाता है। उसके साथ जेनिफर भी थी। वो कॉर्ड को धक्का देकर बाहर फेंक देती है, जिसके कारण वो जख्मी हो जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है, लेकिन ऐसा करके वो उसकी जान बचा लेती है। लेकिन उसका पिता अभी भी जेनिफर को ही दोष दे रहा था।
वो उसे गाली देता है, तो वो अपनी सफाई में कहती है कि वो सिर्फ उसके बेटे की जान बचा रही थी, अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो पानी में डूब जाता। लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। इनके पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और ये भी हो सकता है कि वे सब यहीं रुककर थोड़ा इंतजार करें। लेकिन रात बहुत हो चुकी है और इस तरह बीच जंगल में रुकना ठीक नहीं है। कॉर्ड के हाथ से लगातार खून बह रहा था। उसका पिता बताता है कि इसे बचपन से ही एक बीमारी है जिसके कारण इसके शरीर पर लगा घाव खुद से ठीक नहीं होता, बल्कि इसके इलाज की जरूरत पड़ती है, और अगर इलाज नहीं हुआ तो खून बहता ही रहेगा और एक समय इसकी सांसें बंद हो जाएंगी। सभी डिसाइड करते हैं कि वे मदद के लिए जाएंगे। सब लोग एक साथ वहां से आगे बढ़ते हैं और इसी बीच इन लोगों को अपने सामने एक पुराना कॉटेज दिखाई देता है जो काफी पुराना था। जब ये लोग अंदर जाते हैं वहां सब कुछ टूटा फूटा था और साफ पता चल रहा था कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया है और न ही यहाँ कोई रहता है। उस जगह पर जेनिफर को अपने पिता का रेडियो मिलता है। वहां मौजूद ताकाशी भी ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। डॉक्टर कॉर्ड का घाव देखकर कहता है, मुझे कोई कपड़ा चाहिए ताकि मैं इस पर पट्टी कर सकूं। अब एक महिला जो पेशे से मॉडल थी वो उसे एक कपड़ा लाकर देती है जो वहीं कहीं कोने में पड़ा था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसे देखता है उसे कुछ भयानक याद आ जाता है। वो फौरन उस कपड़े को दूर फेंक देता है और दूसरे सफ़ेद रंग के कपड़े से उस घाव को बांध देता है। लेकिन यहाँ केबिन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। ड्राइवर बाहर से आया और उसने बताया कि बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई है, तो ऐसी स्थिति में अब कहीं जाना ठीक नहीं है। हो सकता है हमें सुबह तक इंतज़ार करना पड़े। इन लोगों ने वहाँ आग भी जला ली ताकि ये ठंड से बच सकें। उस समय ड्राइवर को उस केबिन में कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो किसी मिलर नाम के आदमी के थे। हो सकता है वो यहाँ पहले रहता हो। तभी डॉक्टर ने कहा उसने मिलर के बारे में पढ़ा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वो। वह उस पेपर को अपने हाथ में लेता है और कहानी सुनाना शुरू करता है। तो बात है साल 1987 की, जब ऑस्ट्रेलिया का ये इलाका पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था। अगर कोई यहाँ आ जाता था तो वो कभी वापस नहीं जा पाता था, क्योंकि यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। ये जंगल किसी भूल भुलैया की तरह था। यहाँ एक मिलर नाम का आदमी रहता था जो विचक्राफ्ट या डायन विद्या में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, यानी युवा लड़कियों को मारकर उन्हें डीमन या शैतान को सौंप देना, और ऐसा उसने कई बार किया था। इसलिए उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन कभी वो किसी की पकड़ में नहीं आया। ऐसा लोगों का मानना था कि उसने अपनी आत्मा डीमन को दान कर दी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो उसी पर विश्वास करता था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। जब ग्रामीणों ने देखा कि मिलर के घर में बहुत सी बोरियां और इंसानों के दांत पड़े हैं, तो वे समझ गए कि गांव से जो लोग लापता हो रहे हैं उसमें इसी का हाथ है। वे फौरन जाकर ये बात सबको बता देते हैं और जितने लोग थे उन्होंने एक प्लान बनाकर उसे पकड़ लिया। फिर उसे एक विंडमिल में बंद करके उस पूरी विंडमिल में आग लगा दी, जहां वो जलकर मर गया। सबने जब ये कहानी सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन बिजनेसमैन को अभी भी जेनिफर पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अपनी उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया। जेनिफर बार बार उसके ताने सुनकर वहां से उठकर चली जाती है, तो डॉक्टर उसके पीछे पीछे गया उसे समझाने के लिए। वहां उसे देखकर जेनिफर ने कहा कि वो यहाँ किस लिए आया है। उसी ने तो सबके सामने उसे पागल घोषित किया था। क्या तुम्हें पता है मेरे साथ अतीत में क्या हुआ है? मेरा कोई शौक नहीं है इन चीज़ों का, और हाँ, जो चीज़ मैंने शुरुआत में देखी वो सब कुछ सच था। जब जेनिफर उसे ये सब कह रही थी, ठीक तभी उसकी जंगल में किसी चीज़ पर नज़र पड़ी। वो उसके पीछे पीछे जाने लगी। जब वो उसके पास पहुंची तो देखा वहां एक स्ट्रेचर रखा हुआ है, जैसे किसी हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर होता है। डॉक्टर हतप्रभ रह गया, क्योंकि ये चीज़ तो उसकी लाइफ में पहले भी घट चुकी है। वो उसके पास गया। अचानक उस स्ट्रेचर पर लेटी महिला उठकर बैठ गई। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मार डाला था। डॉक्टर उससे कहता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि वो ड्रग्स के नशे में था। उसकी पत्नी अपना बदला लेने के लिए आई है। वो उसके पेट में अपना हाथ डालकर उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल देती है और इससे वो वहीं मरने लगता है। पीछे खड़ी जेनिफर ये सब देख रही थी। वो हैरान थी कि आखिर डॉक्टर किससे बात कर रहा है, वहां तो कोई है ही नहीं। अचानक उसके पास ताकाशी आया, जिसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो कोई आवाज न करे। इन दोनों ने देखा कि वहां कोई महिला ही नहीं, बल्कि वहां वो डीमन है जो उसकी अंतड़ियां पूरी तरह से बाहर खींचकर निकाल रहा है। इससे उसकी कुछ ही देर में मौत हो जाती है। तब दोनों दौड़कर केबिन में आए और तब जेनिफर ने सबको बताया कि उसने उसे मार डाला। लेकिन इस बार भी कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो उनका नुकसान कर सकती है। लेकिन ताकाशी सच बताना चाहता था, पर वो इंग्लिश नहीं जानता था। उसने उस मॉडल से बात की जो जापानी जानती थी। वो उसे सब कुछ बताता है। वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सबको उस डीमन के बारे में बताती है कि वो एक डेविल शैतान है
और वो यहाँ अपराधियों को सजा देने के लिए आया है। उसने मुझे भी पकड़ा है, लेकिन मैंने जल्दी ही अपनी गलती का पछतावा कर लिया है, इसलिए उसने मुझे अपनी गलती सुधारने के लिए थोड़ा समय दिया है। इसके बाद उस ड्राइवर ने बताया कि डॉक्टर ने पूरी कहानी नहीं सुनाई जो उस डॉक्यूमेंट में लिखी है। दरअसल जब मिलर को जलाया गया था तब डीमन बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, जिसके कारण उसने उसे नर्क का गार्ड बना दिया और उसे काम दिया कि वह अपराधियों को तड़पाकर उन्हें मार डालेगा। और यहाँ ये भी हो सकता है कि वो डीमन कोई और नहीं बल्कि मिलर ही हो, क्योंकि उसका शरीर भी पूरी तरह से जल चुका था। दूसरी तरफ हमने देखा कि वो डीमन डॉक्टर की लाश लेकर उस विंडमिल पर लटका देता है, जिसके कारण वो फिर से चलने लगती है। यानी उसे चलाने के लिए किसी न किसी की कुर्बानी देनी होगी। जब जेनिफर ने आंखें खोलीं, उसने देखा कि केबिन के बाहर कहीं से रोशनी आ रही है। वो उसके पास जाने लगी, देखा कि वहाँ तो उसके पिता का घर है। वो अंदर सो रहा है और उसका भाई भी वहीं है। वो अपने भाई को लेकर बाहर आई और फिर उसने वो किया जिससे हमें पता चल जाता है कि आखिरकार वो यहाँ क्यों आई है। उसने उस ट्रक को बाहर से लॉक कर दिया और फिर आग लगा दी, जिससे उसका पिता जलने लगा। लेकिन जब वो पीछे मुड़ी तो उसका भाई वहाँ से गायब था। वो उसे ढूंढने लगी। उसकी चीख उस ट्रक के अंदर से ही आ रही थी, यानी वो उसे कभी बाहर लाई ही नहीं थी, वो तो अंदर ही था। अचानक से जेनिफर की नींद खुल गई, क्योंकि यह एक सपना था और वास्तव में वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, क्योंकि यही कारण है कि आज तक वह खुद से दूर भाग रही है। अब बिजनेसमैन कहता है कि वो उस विंडमिल के पास जाएगा ताकि कोई मदद बुला सके। अब उसके बेटे का खून नहीं रुक रहा है। बाद में जेनिफर ने उस मॉडल से पूछा कि उसने क्या अपराध किया है। उसने बताया कि जब वो अपने करियर के स्टार्टिंग में थी तो उस समय एक मॉडल बार बार उससे आगे निकल रही थी। एक दिन उसने जापान के एक लोकल गैंग को उसे मारने की सुपारी दे दी। धीरे धीरे करके अब सबको अपने किए कर्मों के लिए पछतावा होने लगा है, क्योंकि वे जान चुके हैं कि वे सब अपराधी हैं। ताकाशी तो जब से आया है तब से प्रार्थना कर रहा है ताकि वो डीमन को यहाँ से भगा सके। वे उस विंडमिल पर पहुँचते हैं। उन्हें वो सब चीज़ें दिखाई दे जाती हैं जिन चीज़ों से अभी तक ये लोग अनजान थे। सोल्जर और डॉक्टर की लटकती लाश देखकर वे दोनों सहम गए। दूसरे सीन में हमने मॉडल को देखा जो बाहर लकड़ियाँ लेने के लिए आई है। उसे ज़मीन के नीचे लाल रंग का एक गड्ढा दिखाई दिया जिससे आग निकल रही थी। वह उसके पास गई। उसमें उसी का चेहरा दिखाई दे रहा था, वो चेहरा जिस पर उसे हमेशा गर्व था, लेकिन आज वो खुद उस चेहरे को अपने हाथों से काट रही है। लेकिन वो खुद नहीं कर रही है, बल्कि उस गड्ढे से निकला हुआ हाथ करवा रहा है, जो बाद में उसे अंदर ही अपने साथ खींच ले जाता है। बाद में जब ये लोग उस विंडमिल के बाहर के केबिन में आते हैं तो सबको बताते हैं कि जेनिफर जो कह रही थी वो एकदम सच था। कॉर्ड ने अपने पिता से पूछा कि आखिरकार वो यहाँ क्या कर रहा है, उन्होंने क्या अपराध किया है। तब उसका पिता उसके सामने पहली बार बताता है कि उसने उसकी माँ को अपने हाथों से जान से मार डाला है। यही कारण था कि वो कोर्ट में उसके खिलाफ केस करने वाली थी, क्योंकि वो चाहती थी कि तुम उसके साथ रहो, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। ये सुनकर कॉर्ड रोते रोते बाहर चला गया। उसका पिता भी उसके पीछे पीछे बाहर गया, लेकिन वो उसे कहीं देख नहीं पा रहा था। लेकिन जेनिफर उसे देख लेती है तो उसके पास जाकर वो बैठ गई। इधर बिजनेसमैन को बार बार अपनी बेटी की गले की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन वो उसे कहीं देख नहीं पा रहा है। इसी तरह उसकी तलाश में वो इतना अंदर चला आया कि वो उस विंडमिल के पास पहुंच गया। वहां उसे अपनी पत्नी का फ़ोन मिला जिस पर उसी का कॉल आ रहा था, जिसे देखकर उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने फ़ोन उठाया तब वो अपने परिवार की तस्वीरें देखने लगा, जिसके बीच अचानक वो तस्वीर आ गई जब वो अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे मार रहा था। ठीक उसी समय एक रस्सी आई और उसके गले में लटक गई। उसका दूसरा सिरा एक व्हील पहिए के साथ जुड़ गया, जो अब धीरे धीरे चलने लगता है। इतना ज़्यादा प्रेशर बनने लगा कि बिजनेसमैन का दम घुटने लगा। लेकिन तभी हम वहाँ उस डीमन को देखते हैं। वो उससे कहता है कि ये तुम्हारे अपराध की सज़ा है। ताकाशी का कहना था कि उन्हें उस विंडमिल को ही जला देना चाहिए। ऐसा करने पर वो डीमन भी पूरी तरह से मर जाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा उसी विंडमिल में कैद है। लेकिन ड्राइवर ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि वो भी उसी डीमन के साथ है। उसका काम ही यही है कि शहर के सभी अपराधियों को इकट्ठा करके यहाँ उनकी मंजिल तक लेकर आना। वो ताकाशी के पेट में चाकू घोंपकर उसे वहीं मार देता है। इतने में जेनिफर और कॉर्ड वहाँ पहुँचते हैं तो ड्राइवर ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि उसने ताकाशी को कहीं नहीं देखा, शायद वो बाहर गया है। लेकिन वहाँ उसे वो पेट्रोल टैंक मिल जाता है, जिसे लेकर वो बस के पास गया और उससे पेट्रोल निकालने लगा। उस समय ड्राइवर बार बार कॉर्ड की तरफ देखकर हंसता रहता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार वो हंस क्यों रहा है। उसने कहा कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ इन लोगों के साथ फंस गए हो। इसके बाद वे पेट्रोल लेकर उस विंडमिल में गए, जहाँ जेनिफर को ऊपर के फ्लोर से लाल रंग की तेज रोशनी दिखाई देती है, तो वो उस कमरे की तरफ बढ़ी। लेकिन तभी वो डीमन आकर उसे पकड़ लेता है और बाहर लेकर चला आता है,
जहां वो अपने पिता को देखती है, जिसने उससे कहा, उसे मारने के चक्कर में तुमने अपने भाई को भी मार डाला, ऐसा करके तुमने ठीक नहीं किया। जेनिफर उसी को मारने लगती है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वहां कोई और नहीं बल्कि कॉड था जो अंदर ही था। उसे एक लाइटर मिल गया और उसने उसे जला दिया, जिसके कारण पूरी विंडमिल जलने लगती है। इससे वो डीमन भी अब राख होने लगा है। लेकिन ड्राइवर अब कॉड को मारना चाहता है, लेकिन ऐसा वो करता उससे पहले ही वहां जेनिफर ने आकर उसे मार दिया और कॉड को लेकर बाहर चली आई। पूरी विंडमिल जलकर राख होने लगती है और दोनों ही बच जाते हैं। जेनिफर ने देखा कि वो डीमन वहीं जलती हुई विंडमिल के पास खड़ा है, जो उसी की तरफ देख रहा है। अगले ही पल एक हुक उसकी तरफ आया और उसे खींच कर ले गया। वो किसी अपराधी को इस तरह नहीं छोड़ेगा और डीमन कभी मरता नहीं है। उसने कॉड का कुछ नहीं किया क्योंकि उसने अभी तक कोई अपराध नहीं किया था। दूसरे सीन में हमने देखा कि ड्राइवर ने एक नई विंडमिल बना ली है। वो अब अपनी बस लेकर फिर से शहर गया है ताकि वहां से कुछ और अपराधियों को उठा सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब